मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। उनकी स्मृतियां सब हमारे दिल और दिमाग पे अपना एक निशान छोड़ चुकी हैं। मोनो साहब में ये जो एक ह्यूमन एंगल बोलते हैं, एक ह्यूमन एंगल जो था वो फैंटास्टिक था। स्वर्णिम अक्षर नहीं बल्कि स्वर्णिम ग्रंथ के हिसाब में जाने जाएंगे। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां की गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मनोज कुमार जी ने ये नारा लगाया हम सब देशवासियों के लिए, और आज तक वो सभी देशवासियों के दिल की धड़कन बन गया है, क्योंकि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी ये गाना जरूर बजता है और कहीं ना कहीं हमें भारतीय होने का एहसास दिलाता है। मनोज कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन छोड़ गए हैं ढेर सारी ऐसी यादें जिनमें शामिल हैं फिल्में और उनमें काम करने वाले लोग। और ऐसे ही एक कलाकार मेरे साथ हैं, धीरज कुमार जी। ये अभिनेता भी हैं, इन्होंने बहुत सारे फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल बनाए हैं, लेकिन मनोज कुमार को ये एज अ डायरेक्टर भी जानते थे और पर्सनल लेवल पर जानते थे। तो सबसे बड़ी बात है, तो आज धीरज कुमार जी से हम बात करेंगे मनोज कुमार की वो बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो धीरज जी, आप मनोज कुमार को बतौर अभिनेता जैसे हम लोग जानते हैं या बतौर निर्माता निर्देशक तो जानते ही थे, लेकिन पर्सनली आपके मनोज कुमार के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे, आपके बड़े भाई जैसे थे वो। तो आज मनोज जी हमारे बीच नहीं है, तो उनकी हम यादों पे ही हम बातें कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताएं मनोज कुमार के बारे में जो शायद हम सब नहीं जानते हैं। आज मनोज साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जैसे मेरे छोटे भाई अमित ने कहा, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां सब हमारे दिल और दिमाग पे अपना एक निशान छोड़ चुकी हैं। मनोज जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, नॉट ओनली एज ए ग्रेट फिल्म मेकर, लीजेंडरी भारत, ए लीजेंडरी फिगर, बट एज ए गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। 1969 जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, रातों का राजा, आप यूं कह लीजिए कि उससे भी कुछ समय पहले से मैं मनोज जी को जानता हूं। मैं उनके एक बार घर गया और मैंने हंसते हुए कहा कि मनोज साहब, आपकी और मेरी शक्ल जो है बड़ी मिलती जुलती है। हंस के बोले, हाँ मिलती जुलती है तो फिर? मगर नहीं, बस आपके जो कर्म हैं, आपकी जो योग्यता है, अगर उसका भी कुछ हिस्सा मेरे में आ जाए तो वाह क्या बात है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मुस्कुराकर बोले कि धीरज कुमार, मेहनत करते रहो तो जरूर जिंदगी में इंसान हासिल करता ही करता है। और मैं समझता हूं कि मैंने आज जिंदगी में जो मुकाम बनाया है एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड ने बनाया है, उसमें मनोज जी का, जिनमें प्यार से साहिब भी कहता हूं, बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन मनोज कुमार जी को टेलीविजन पर लाने वाले धीरज कुमार ही थे। तो मुझे ये किस्सा आपसे जाना, थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि हमारा जो पहला सीरियल था उसका नाम था कहाँ गए वो लोग। तो कहाँ गए वो लोग देश के उन गुमनाम शहीदों पे था जिनके पैदा होने पर झंडे नहीं लहराए गए और मरने पर मातम नहीं मनाया गया। तो ऐसे लोग कहाँ चले गए हैं? तो मनोज साहब को जब मैं मिला और कहा कि साहब, आज तक मैं आपकी फिल्मों में एक्टिंग करता था और आप नेचुरली डायरेक्शन करते थे, सब कुछ करते थे, तो आज आप एक्टिंग करेंगे और उसकी डायरेक्शन जो है मैं करूंगा और प्रोड्यूस मैं करूंगा। मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तू करेगा? मैं कहा हाँ सर, आज तक जो आपका भारत का इमेज है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा सीरियल है ये दूरदर्शन पे मैं पहली बार लेकर आ रहा हूँ इस तरह का सीरियल, और मेरा पहला सीरियल है, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो ही वॉज एब्सोल्युटली ग्रेशियस एनफ और उन्होंने कहा ठीक है धीरज, मैं करता हूँ। तो कहाँ गए लोग में अगर मैं बहुत हम्बली कहूँ तो मनोज जी को टेलीविजन के पर्दे पर लाने का वो जो श्रेय है, तो बहुत विनम्रता से कह सकता हूँ कि वो श्रेय जरूर मुझे और मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड को जाता है। और साईं बाबा का जो एक कनेक्शन क्या है? साईं बाबा, मनोज साहब की एक फिल्म थी शिरडी के साईं बाबा। तो मनोज साहब उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे एक तरह से, कुछ और भी लोग थे उसके अंदर जुड़े हुए, और उनके जो मनोज साहब के साले साहब हैं अशोक भूषण जी, अशोक भूषण जी को उन्होंने डायरेक्शन का जिम्मा दिया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो उन्होंने कहा भाई धीरज, तुम्हें इस साईं बाबा में काम करना है इस फिल्म में और तुम करो। तो मैं कहा जी हाँ जरूर करेंगे, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें इसके अंदर। तो मैंने हंसते हुए कहा था कि मनोज साहब,
अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अरे बोले भगवान का आशीर्वाद लो, बाबा का आशीर्वाद लो, सबसे बड़ा वो पुण्य कमा जाओगे जीवन के अंदर। तो साहब मैंने 17 दिन काम किया। बहुत सारे एक्टर्स थे, राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ जी, बहुत सारे लोग थे। और देखिए, शिरडी के साईं बाबा में आप एक बात नोट करिए कि मनोज साहब डिफरेंट क्यों थे। उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी और अशोक भूषण जी अपना बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे। तो मनोज साहब ने एक दिन अशोक को बुलाकर कहा कि नहीं अशोक, इसके अंदर आत्मा तो हमने डाल दी है, लेकिन कुछ बिलीवेबिलिटी यानी कि विश्वसनीय बातें जो हैं वो इसके अंदर से मिसिंग है। तब उन्होंने राजेंद्र कुमार जी का एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो एक साइंटिस्ट है जिनका बेटा खुद का जो है डेथ बेड पे है और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब वो बाबा के शरण में आते हैं और साइंटिस्ट कहता है कि मैं बाबा आपको तब मानूंगा जब मेरा बेटा जो है जीवित हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स बाबा के मेरिकल्स होते हैं और उनका बच्चा जीवित हो जाता है। तो ये मनोज साहब की एक सेंसिबिलिटी थी कि कोई भी अगर चीज बनाएंगे तो उसके अंदर लोगों में विश्वास हो कि ऐसा हो सकता है, ये रियल है, ये एकदम आर्टिफिशियल नहीं है। और यही चीजें मैं समझता हूं मनोज साहब की जो है हर फिल्म में हमारे दर्शकों को आज तक देखने को मिली है। हम सब मनोज कुमार को उनकी फिल्मों से जानते हैं, लेकिन आप पर्सनली जानते थे, तो पर्सनल लेवल पर कैसे थे इंसान के तौर पर मनोज कुमार? और सबसे खास बात, वो अपनी पत्नी शशि जी से बहुत प्यार करते थे और कभी जहां तक मुझे पता है मनोज जी का नाम कभी अफेयर वगैरह भी नहीं रहा, उनकी बहुत क्लीन इमेज रही है। तो पर्सनल लेवल पर मनोज कुमार जी के बारे में आप क्या जानकारी हमें बताना चाहेंगे? मनोज जी कर्मयोगी थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। काम का जुनून रहता था, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ही वॉज पार एक्सीलेंस। जैसा आपने अभी कहा है कि उनका जो परस्पर पति पत्नी का जो प्रेम होता है, स्नेह होता है विद शशि भाभी, बस फैंटास्टिक एक्चुअली। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट एवरी संडे मैं मनोज साहब के घर जाया करता था। फूडी बहुत है, खाने का बहुत शौक था, वेजिटेरियन थे, तो मैं उनसे घर में खाता था। तो फिर मुझे बोलते थे यार तू कुछ अपने घर से पंजाबी और कर तो तू नहीं लेके आंदा हैगा। तो मेरी मदर मेरे साथ ही रहा करती थी, तो मैं आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कुछ आम का अचार ये लेके चल जाते थे। तो एक तरह से पिकनिक से हो जाती थी। और भाभी बैठती थी साथ में, मनोज जी बैठते थे और हम खाते थे, गपशप मारा करते थे। तो मैं समझता हूं कि एज ए ह्यूमन बीइंग इन इज ही वॉज ए पारिवारिक मैन। एक परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो संस्कार उन्होंने अपने बेटों को दिए, विशाल को दिए, कुणाल को दिए, वही संस्कार उनके पिताजी ने मनोज साहब को दिए। उनकी माताजी और पिताजी साथ ही रहते थे, मतलब एक कुटुंब, एक परिवार में ही वो विश्वास करते थे। तो जब मैं उनके घर जाता था, पहले मैं उनके पिताजी से मिलता था, उनको प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था, फिर ऊपर जाता। और वही पंजाबी क्या करते थे, वो बड़े रिलैक्स मूड में रहा करते। संडे को 12 साढ़े 12 बजे गए तो शेव बनाते, पापा धीरज कुमार आ गए जी, पापा जी आ गया है, अच्छा मनोज बैठा हुआ है, उत्ते बैठा है, मैं ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने या बेडरूम में बैठे हुए, चल जाओ। तो बेडरूम में सीधा हम जाया करते थे। तो जो ये संबंध हमारे रहे अमित, वो संबंध मेरी शादी में भी आए। आप, मैंने सुना है कि आपकी शादी में भी उनका एक योगदान था। जी हाँ, बिल्कुल योगदान था उनका। हमारी शादी बड़े फैनफेयर से हुई थी एक्चुअली, और उसमें दिलीप कुमार साहब, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, मनोज कुमार एंड फैमिली। मनोज जी आए, मनोज जी की पत्नी आई, मनोज जी के बेटे आए, मनोज जी के साले साहब आए। तो सबने भंगड़ा वंगड़ा डाला और सब कुछ किया। और मैं इतना भी कहूं, मैं आई डोंट माइंड कन्फेसिंग इट, तब मैंने मनोज जी से कहा था कि मनोज जी जरा यार कुछ पैसे वैसे चाहिए, शादी वादी है। तो बोला बड़े हंगामे से करना चाह रहा है, मगर ये हंगामे से इसलिए करना चाहता है, पंजाबी की शादियां हंगामे से होती हैं। कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, क्या चाहिए? मगर ये चाहिए। उन्होंने दिया, एकदम उन्होंने मुझे दिया और कहा कि डोंट वरी, मैं हूं, जो तेरे को चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना। तो मनोज साहब में ये जो एक ह्यूमन एंगल बोलते हैं, एक ह्यूमन एंगल जो था वो फैंटास्टिक था। और वो उसको अगर किसी को पसंद करते थे तो वो करते थे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उनकी फिल्मों में काम करने के बाद रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, शिरडी के साईं बाबा कि जब उसके आगे की शायद फिल्मों में जब मैंने काम नहीं किया था, तो संबंध मेरे उनके आखिर तक रहे थे। और ये संबंध मैं आज आपको बोलता हूं कि उनके परिवार के साथ मेरे सदा रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आज मनोज जी हमारे बीच में नहीं है तो संबंध खत्म हो गए, नहीं।
वही प्यार रहेगा, वही आना जाना है। हमारी फोन पे बातें होती थी, मैसेज पे बातें होती थी। ठीक है, पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, लेकिन अदरवाइज फैंटास्टिक रिलेशनशिप। और मैं यहां एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जाने अनजाने में मनोज साहब से मैंने डायरेक्शन सीखी है, और आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे कि डायरेक्शन मैंने जाने अनजाने में क्या होता है, या तो सीखी है या नहीं सीखी है। मैं रोटी कपड़ा मकान के सेट पे चला जाता था, वो गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, और गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, बैठे बैठे मैं देख रहा हूं, तो वो समझ गया और मुझे कहा कि धीरज, ऐसा लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। मैं कहा जी सर, करना तो है। अच्छा ठीक है, तो जब भी तू फ्री हुआ कर आ जाया कर। जब भी मैं फ्री होता था, मेरी दूसरी शूटिंग नहीं थी, मैं जाता था। तो ये मान लीजिए कि जैसे एकलव्य ने बिना गुरु को करके, एक धारण करके, वो मनोज साहब से मैंने इस तरह से जाने में क्या कहें, उनको फॉलो करते अपनी डायरेक्शन सीखी, जो मेरे बहुत काम आई। एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल कि उनका अगर 10% भी मेरे काम में एज ए डायरेक्टर नजर आया हो, तो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल। मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाता है क्योंकि वो फिल्में चाहे शहीद हो, उपकार हो, पूर्व पश्चिम हो, क्रांति हो, ये सब फिल्में ने भारत, जो हमारा भारत है, उसको विदेशों के वो क्या है वो भारत, वो उन्होंने एसेंस को समझा। खासकर लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था, जय जवान जय किसान, वो उन्होंने जो चित्रार्थ किया, फिल्मांकन अपनी फिल्म के द्वारा दिखाया, वो आज भी प्रेरणा है सभी भारतवासियों के लिए, और वो फिल्में आज भी रेलेवेंट है। तो एक ये कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको क्या लगता है, जिसके लिए मनोज कुमार जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे? देखिए, मनोज जी को कहानी की समझ बहुत थी। उनका सबसे बड़ा मानना ये था कि फिल्म की आत्मा जो है उसकी कहानी है, जिसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी आ जाते हैं। और क्योंकि 99% वो काम लिखने का खुद करते थे, एक आधी फिल्म में दूसरों का भी योगदान रहा उनके साथ में, नो डाउट, तो वो आत्मा को पहचानते थे। जब उन्होंने पूर्व पश्चिम का निर्माण करना शुरू किया, तो अब देखिए ना, उनके थॉट देखिए आप पूर्व पश्चिम का थॉट देखिए कि किस तरह से उन्होंने दुनिया को ये बताया कि भारत कितना महान है। भारत ने जीरो जो है वो जीरो नहीं है, जीरो की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मनोज साहब ने पश्चिम को, वेस्ट को समझाई। आप कॉन्ट्रास्ट को देखिए, उनकी फिल्मों जो कॉन्ट्रास्ट आता था वो एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट, इसीलिए उनकी फिल्में सारी हिट होती थी कि जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो युगों युगों तक आपके दिमाग में रहेगी। ये उनके गानों में भी आई। आप उनका कोई भी गाना देखिए, जैसे अभी आपने खुद भी कहा भी कि रंग दे बसंती चोला, समझे ना, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी। अब कोई भी उनका गाना लीजिए, उसकी टेकिंग देखिए, तो गानों में एक मैं बात आपसे कहूं, मनोज साहब ने मुझे सिखाई थी कि अगर तो टेलीविजन में धीरज कुमार गाने डालेगा ना, तो कहानी को आगे बढ़ाना, मतलब गाना गाने के लिए नहीं आए, गाने में भी कहानी आगे बढ़ जाए। तो आप देख लीजिए, शोर देखिए, एक आदमी अपने बेटे के लिए साइकिल चला रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है और पैसा इकट्ठा कर रहा है, और बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, तो गाना जो है कहानी को आगे लेके चला गया। तो ये मनोज साहब की पकड़ थी, जो उनकी हर फिल्म में उसकी झलक, उसका प्रतिबिंब, उनकी सोच का बड़ा बखूबी नजर आता था। कितनी बड़ी एक कमी होगी धीरज जी जाने से मनोज कुमार की, क्योंकि दिलीप साहब नहीं रहे, बहुत सारे दिग्गज चले गए जो हमारे ओरिजिनल पिलर्स ऑफ इंडियन सिनेमा थे, जो सिनेमा डिफाइन हुआ 50 और 60 के दशक में। तो मनोज कुमार की कमी भारतीय सिनेमा में कितनी खटकेगी? भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनोज कुमार साहब एक स्वर्णिम अक्षर नहीं, बल्कि स्वर्णिम ग्रंथ के हिसाब में जाने जाएंगे। वो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, उनकी सोच का, उनकी समझ का, उनकी प्रेजेंटेशन का, वो आने वाले युगों तक लोग याद रखेंगे। उसके दो ही कारण हैं कि उनकी फिल्में ऐसी हैं जो हमेशा एक ताजगी उसमें आपको नजर आएगी, उसके थॉट प्रोसेस के अंदर। अगर आप पूर्व पश्चिम आज भी देखें या रोटी कपड़ा मकान देखें, तो रेलेवेंसी जिसे कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहूं, तो रेलेवेंसी बहुत ज्यादा रहती थी। मनोज साहब के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी फिल्में हैं, वो आज भी सारी कहानियां रेलेवेंट हैं। आज आप रोटी कपड़ा मकान को ले लीजिए, तो आज भी रोटी, कपड़ा और मकान,
उसकी उतनी इम्पोर्टेंस है जो फिल्म बनी थी। और उसके जो कहानी के मेन मुद्दे थे वो आज भी लोगों की एक जरूरत है। तो रेलेवेंसी उनकी जो होती थी बहुत स्ट्रांग रहती थी। अगर आप पूर्व पश्चिम की बात करें तो आज भी वेस्ट और हमारे यहाँ का कंपैरिजन चलता ही रहता है। आप उनकी शहीद की बात करें जो व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए मेकर, तो उसको भी देखें तो आज भी हमारे देश में शहीदों का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बिरसा मुंडा की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। तो ये जो बातें करते हैं तो ये तो मनोज साहब ने अपनी शहीद भगत सिंह को लेकर बात को चरितार्थ कर दिया था कि वो अपने देश के प्रति कितना सोचते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा जय जवान जय किसान उपकार के अंदर वो उन्होंने चरितार्थ कर दिया था। तो रेलेवेंसी एज ए मेकर ऑफ मिस्टर मनोज कुमार इज फैबुलस एंड ग्रेट। तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो एक रामायण की जैसे पुस्तक होती है या आप एक ग्रंथ होता है, वो उस ग्रंथ की तरह एक लिटरेचर के ग्रंथ की तरह से उनके विचार काम करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मनोज कुमार तो नहीं हमारे बीच हैं, उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी सबसे महत्वपूर्ण उनकी फिल्मों का भाव हम सब भारतीय को हमेशा याद रखना है। तभी हमारे देश की धरती सोना उगलेगी, जो गलती थी और वो गलती रहेगी। धीरज जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसी बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को जो शायद हम नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मनोज कुमार की फिल्मों का जो भाव हम अपने जीवन में ला सकें। जाते आते क्या कहेंगे व्यूवर्स को? फाइनल नोट फ्रॉम यू। मनोज साहब से मैं एक ही बात सीखा था, एक शेर में समअप करता हूं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मनोज साहब भी ऐसे ही अकेले चले थे, ऐसे ही हम अकेले चलते हैं, अपना एक कारवां बना लेते हैं। और कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? अरे भाई, मनोज साहब जैसे इंसान तो भाग्य लेकर आते हैं लेकिन अपना कर्म लेकर जाते हैं, और ये कर्म ही कर्म प्रधान होकर आपका नाम, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत और आपकी याद हमारे दिलों में छोड़ जाता है। तो हम सबके दिलों में उनकी जो अमिट याद है रहेगी। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।